हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट 5 काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। मतलब जब फोर्सेज लग रही हैं तो उसमें फोर्स का क्या रोल होता है, कैसे फोर्स इंपैक्ट करती है इक्विलिब्रियम को या यूनिफॉर्म मोशन को एक बॉडी के। चलिए फिर शुरू करते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं। इसमें हमने ये दो पार्ट्स में पिछले वीडियो में कवर किए थे, रेक्टिलिनियर मोशन, प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉज होते हैं, आपको पता ही है सब। डीलम्बर्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड। चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में या इस पार्ट में यूज होने वाले जनरल टर्म्स को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। कभी-कभी ये 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड एज एन एजेंट व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी टू व्हिच इट इज अप्लाइड। मतलब एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी, उसके ऊपर फोर्स लगी, अगर और उससे ये अगर इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं फोर्स। या जनरल पुश या पुल भी बोल सकते हैं बॉडी पे, व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ बॉडी। मास क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंबाइंड इन अ बॉडी। मतलब कि जितना वो मैटर है उस बॉडी के अंदर या उस वॉल्यूम के अंदर, उसको बोलते हैं मास। फिर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ये हमने बात पहले भी किया है। ये जो है dv by dt होता है, इसको हम इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि v माइनस u अपॉन t। यहाँ से हमारा v इक्वल टू u प्लस at जो इक्वेशन बनता है वो भी है। फिर वेट क्या है? वेट जो होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसी भी एक बॉडी पे हैविंग मास m। तो g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनलेस उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इट सेज दैट बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। The second law क्या बोलता है? It states that the rate of change of momentum of a body is proportional to the external force applied on the body and takes place in the direction of the force। मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो वो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगी किसके? इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है v हो गई, पहले u थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ चेंज निकलेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बोलता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो देखिए v माइनस यू अपॉन टी जो है, यहाँ से क्या निकल के आता है? a। तो m कॉमन ले लेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हम जमीन में खड़े हैं, उस पे वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, तो जमीन भी हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये हम देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, बुओयेंसी, फ्लूइड मैकेनिक्स में बुओयेंसी में देखते हैं, और हमने ये उसमें भी पढ़ा था आपका फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू आर जो है रिएक्शन फोर्स होता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। अ बुलेट ऑफ मास 81 ग्राम, हमको मास दिया है 81 ग्राम का, इज इक्वल टू 0.3 से भाग करें 1 2 3, 0.081 केजी, ऐसा यूनिट में ले आएंगे हम। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है उसका 300 मीटर पर सेकंड। ये सिमिलर न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो से रिलेटेड किया था, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया था, बट उसमें मास इन्वॉल्व नहीं था बॉडी का। इस फायर इनटू लॉन्ग वुड एंड इट पेनिट्रेट्स टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब कि 0.1 मीटर पे, एंड रेस्ट पे आ जाती है, मतलब v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वर फायर्ड इनटू स्मॉलर सिमिलर पीस ऑफ वुड 5 सेंटीमीटर थिक विद व्हाट वेलोसिटी वुड कवर। तो केस 2 में s जो है सिर्फ 5 सेंटीमीटर है अगर, तो v कितना होगा? फाइंड आल्सो द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। और ये जो वुड जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा बुलेट के ऊपर, वो कितना होगा? तो आप इसको इक्वेशन मोशन उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट एफ नहीं निकाल पाएंगे। तब एफ इक्वल टू एम ए निकालना है, हमको ए निकालना है इसके लिए। ए निकालने के लिए बहुत सिंपल है, हमारे को वी यू ए और एस दिया है, ए निकालना है। तो उसमें मास का काम अभी नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। अब हमको पता है एस पता है, हमको यू पता है, वी पता है, ए निकालना है। यहाँ से ए की वैल्यू कुछ एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो आएगी 4500000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना डी एक्सेलरेशन लगेगा। अब इतना डी एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मतलब फोर्स कितना लगेगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। एम ए, एन का वैल्यू 0.081, ए का वैल्यू इतना, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। हम इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसके साथ हम क्वालिफायर क्या लिख रहे हैं। हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा डी एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है। प्लीज एक्सक्यूज द स्पेलिंग, डी एक्सेलरेशन। तो यही हमको पूछा था। अब दूसरा बात पूछा है कि वेलोसिटी कितना लगेगा जब ये 5 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी और इतना ही फोर्स लग रहा है, मतलब तो उसमें भी सेम इक्वेशन लग जाएगा। वी निकालना है, यू पता है, ए पता है, एस पता है 0.05। ये सब वैल्यूज इसको पुट करिए, यहाँ से वी आ जाएगा 212.13 मीटर पर सेकंड। बस बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लेवल रोड स्टेडेड फॉर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो 60 मीटर तक वो चली और फिर उसके बाद रुक गई। यू हमको नहीं पता है, ए नहीं पता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द कार टायर द रोड इज 0.4, तो म्यू दिया हुआ है 0.4 एंड जी की वैल्यू 0.80 लेनी है। हमको ये पता है एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर होता है। वेट हमको पता नहीं है कार का, मान लेते हैं कि कार का वेट है डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या इक्वेशन लगने लगती हुई दिख रही है? एफ इक्वल टू एम में अगर लगा दें, यहाँ से ए निकल आएगा एफ अपॉन एम। एम जो है मास होता है, मास लेकिन पता नहीं है डब्ल्यू है, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी होता है, जी की वैल्यू हमको गिवन है। तो इसकी ये हो गया एफ अपॉन डब्ल्यू, एम क्या है डब्ल्यू अपॉन जी, तो एफ जी ऊपर चला जाएगा, एफ जी अपॉन डब्ल्यू हो गया। एफ का वैल्यू कितना है? म्यू इंटू आर।
और आर कितना लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑब्लिक फोर्स लग नहीं रही इस कार के ऊपर, तो जितना इसका वेट है उतना ही आर होगा। तो डब्ल्यू के जी है, तो जितना ये आर जो है वो डब्ल्यू के इक्वल है, यहाँ डब्ल्यू है यहाँ जी है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ से ये आ गया 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव लगेगा क्योंकि ब्रेक दबाई हमने, तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा तभी कार रुकेगी। अब हमको एक और इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या पूछा है हमको, डिटरमिन द स्पीड ऑफ कार जस्ट बिफोर द ब्रेक सर्कुलेट, तो u पूछा है, तो u निकालेंगे, v 0 है, तो ये माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3.92 इंटू 9.8, माइनस से माइनस कट गया, ये ले लेंगे और इससे ये कंप्यूट कर लेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, सब करके आके इसका वैल्यू आएगा 21.68 मीटर पर सेकंड। अब देखेंगे, बोलेंगे कि हम माइनस 2 लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्चुअल में f इक्वल टू माइनस एम ए इक्वेशन लगेगा, तो ये सेम बात है कि पत्थर ऊपर उछाला नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन के हिसाब से साइन कंसीडर कर लेंगे हम। ठीक है, अब बात करते हैं डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, वो क्या होता है, द बॉडी विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एफ एंड द इनर्शिया फोर्स। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में ही चलती रहेगी, तो ये बेसिकली डायरेक्ट मेरा सेकंड लॉ है जो है उसी से निकल के आता है, एफ इक्वल टू एम ए है, अब मैं ये एफ माइनस एम ए इक्वल टू जीरो कर दूं, यही मेरा क्या बोलते हैं डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल है, मतलब कोई भी बॉडी जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में भी है तो उसके ऊपर कुछ इनर्शियल फोर्सेज लगेंगी, तो ये जो एम ए है इसको हम इनर्शियल फोर्सेज बोल देते हैं या डी एल्बर्ट्स फोर्सेज भी बोल देते हैं। तो अल्टरनेटली इसी बात को दूसरे ढंग से ऐसे कह सकते हैं, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो एफ इक्वल टू एम, एक्सटर्नल फोर्सेज और इनर्शियल फोर्सेज जो है वो इक्वल हैं बस। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ जो दिया था उसी को, उसका काम जो है वाया बठिंडा पकड़ा और अपना प्रिंसिपल बना दिया डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल। अभी काम कैसे आता है कि कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ बॉडीज जो है, सिस्टम ऑफ बॉडी मतलब एक से ज्यादा बॉडी है कनेक्टेड है रॉड से स्प्रिंग से, एक गिर रही है एक फिसल रही है, इस टाइप से इसके चार पांच केसेस बन जाते हैं, तो उस सिस्टम का हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं गिवन इफ वी नो द मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इसको हमको इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना के हर बॉडी का अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हमको पूछा कि भाई सिस्टम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सिस्टम क्या है, या एक ट्रक था वो चढ़ाई चढ़ रहा है तो उसको कितना पावर चाहिए इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, सो ऑन। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Two weights 800 न्यूटन 200 न्यूटन आर कनेक्टेड बाय थ्रेड एंड मूव अलोंग द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 400 न्यूटन अप्लाइड टू द फर्स्ट weight। तो ऐसे दो डब्बे हैं, इनको धागे से बांधा है, यहाँ पे 400 न्यूटन का फोर्स लगाया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में 0.3, और क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द वेट्स एंड द टेंशन इन द थ्रेड यूजिंग डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो ये टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारा देखिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि पॉइंट से है तो इसलिए हम टोटल कर पा रहे हैं, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, 1000 न्यूटन हो गया। तो रिएक्शन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, म्यू इक्वल सॉरी एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर, तो आर भी इतना ही लगेगा, म्यू है 0.3 इंटू 1000, तो कितना हो गया, 300 न्यूटन हो गया। तो 300 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इधर खींचेगा अगर तो फोर्स रिएक्शन सॉरी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 400 माइनस 300 बराबर है 100। अब डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो नेट फोर्सेज हैं वो इक्वल होती हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है हमारा, वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन, तो राइट, क्योंकि वो उसके ऊपर ग्रेविटेशन भी लग रहा है, तो m जो है w अपॉन g हो गया, यहाँ से a आ गया, ये 100 हो गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो ये g/10 आ गया a। अब g की वैल्यू गिवन है नहीं है, चलो 9.80 मान लेते हैं, तो 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब हमको टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी पकड़ लो, कोई सा भी ले सकते हैं, 200 वाला ले मान ले, तो ये 200 का फोर्स यहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इसके ऊपर एक टी फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर और एक रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू इंटू आर 0.3 इंटू कितना 200, वेट 200, और ये बराबर होगा किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास कितना है डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी 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 ये जो है म्यू आर खाली रिएक्शन फोर्स है, एक टेंशन तो लगेगा, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ये लगेगा, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.98 है, बस यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो टी निकलाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से सब करके आके निकलेगी 80 न्यूटन। सेम काम हम इस डब्बे का इक्विलिब्रियम पकड़ते उससे भी सॉल्व कर सकते थे, 800 न्यूटन वाले सेम ही आंसर आता। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ, सेम चीज है, इसमें 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये इनके वेट्स जो है डिफरेंट दिए हुए हैं, इसमें हमको लेकिन न्यू नहीं पता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो नहीं पता है। तो इस बॉडी का इक्विलिब्रियम अगर मान लेते हैं तो उसके ऊपर हमारे क्या फोर्सेज लग रहे हैं, 5 किलो नीचे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स 5 किलो लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, और बस ये है। तो एफ इक्वल टू एम है, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल बोलता है इक्विलिब्रियम का फ्रिक्शन नहीं दिया तो मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है, तो एफ कितना लग रहा है, टी एम कितना है 5, ए कितना पता नहीं, तो टी इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, 110 किलो का डब्बा, इसके ऊपर वेट रिएक्शन लग रहे हैं, तो इस वाले डब्बे पे टी इधर लग रहा है, 15 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्सेज कितने होंगे, 15 माइनस टी बराबर है 10 इंटू एम ए, तो टी की वैल्यू 5 यहाँ रख दें, तो 5 ए हो गया, इधर जाके 15 हो गया, तो इस यहाँ से ए आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो टी आ गया 5 न्यूटन, बस यही वैल्यू था।
अब देखिए हमने बात किया था कि ये डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करके मल्टीपल सिस्टम ऑफ बॉडीज को का सॉल्व कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं टू ब्लॉक्स शोन हैव वेट्स 20 एंड 10 न्यूटन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एक टी फोर्स लग रहा है और माइनस का 20 into 0.25 ये फोर्स लग रहा है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड द ब्लॉक बी फॉल्स थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो ये 2 मीटर नीचे चले जाता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लीनियर मोशन की भी इक्वेशन लगेगी। व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय ब्लॉक बी नेगलेक्ट द फ्रिक्शन इन द पुली। तो यहाँ पे जो कोई फ्रिक्शन लग रहा है उसको नेगलेक्ट कर दें। तो फाइनल बी निकालना है। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो यू इक्वल टू 0 है, वी निकालना है, एस गिवन है 2 मीटर, टी हमको पता नहीं है, नहीं तो निकल जाता। बट वी स्क्वायर इस क्वेश्चन से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। तो ब्लॉक बी का जो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है, टी ऊपर लग रही है, जी नीचे लग रही है, सॉरी वेट नीचे लग रहा है, हाँ वेट जो 10 न्यूटन दिया है तो 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो 10 न्यूटन जो नीचे लग रहा है माइनस जो ऊपर टेंशन लग रहा है इक्वल टू जो इसका वेट है डिवाइड बाय जी करेंगे, मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन यहाँ से हमने किया है कि टेंशन माइनस म्यू इनटू आर कितना है 20 इक्वल टू जो एम कितना वेट अपॉन जी इनटू ए। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, दोनों को सॉल्व करेंगे, टी और दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो कैसे आएगा, ए जो है आ गया मेरा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2.56 न्यूटन। तो पूछा है फाइनल वेलोसिटी। टी वैसे काम था नहीं, तो हमको इक्वेशन चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस दिया है, वी निकालना है, यू दिया है और ए अभी हमने कंप्यूट कर लिया है। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो वी इक्वल टू आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2as 2 इंटू 1.63 इंटू 2 मीटर। सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। उनको एक्सेलरेशन निकालना था, उसके बाद सिंपल इक्वेशन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, वर्क एंड एनर्जी। तो इसका एक प्रिंसिपल होता है वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल, उसको डिस्कस करने से पहले एक बार बेसिक टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। वर्क क्या होता है। तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन व्हिच द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में हमने धक्का दिया उसी डायरेक्शन में अगर जितना मूव किया बॉडी उस डायरेक्शन में उसको मल्टीप्लाई करने से वर्क होता है। तो इस केस में वर्क डन जो है हो गया मेरा फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड p इनटू s। इस डायरेक्शन में इसमें AP का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, हमने इसके बारे में पहले बात किया, तो p cos थीटा होगा। हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन ऑन द बेस इज p cos थीटा। तो ये फोर्स हो गया इन दिस डायरेक्शन इन व्हिच द डिस्प्लेसमेंट हैज हैपेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे s से, तो ये हो गया वर्क। तो ये है वर्क। वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस है, सिंपल। इसके यूनिट्स देख लेते हैं। वर्क के यूनिट आपको पता भी होगा, ऐसे तो जूल होता है बट इसको कंप्यूट भी करा जा सकता है। तो हमने बात किया फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का ये यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी हो गया। और एक और बात है जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो मास का यूनिट हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो वर्क का एक यूनिट ये भी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि 1 न्यूटन की फोर्स से 1 किलोग्राम के वजन को 1 मीटर डिस्टेंस दूर करें तो 1 जूल वर्क डन होगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब किसी बंदे में, मशीन में ताकत होनी चाहिए वो काम करने की, मतलब कि फोर्स अप्लाई करके कोई ब्लॉक को या बॉडी को मूव करने की। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपका बैटरी सब में होता है, हीट एनर्जी जो आपका थर्मल प्लांट्स में यूज होता है, केमिकल एनर्जी अगेन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ये आपने आपके प्लस वन प्लस में भी पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं लाइट एनर्जी की, इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर आती है मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है या पॉइंट है इस यूनिट के लिए, काइनेटिक्स के लिए। तो उसमें दो टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये आपने पढ़ा कि पत्थर को यहाँ जमीन से उठा के कुछ एक बिल्डिंग के ऊपर तक ले गए, उस बिल्डिंग का हाइट है h, तो वर्क डन जो हो जाएगा mgh। और जितना भी वर्क है वो एनर्जी के रूप में उस पत्थर में स्टोर हो जाएगा। तो अब इस पत्थर में जो एनर्जी है वो इस रेफरेंस, अगर मेरा डेटम ये है या रेफरेंस ये है तो उसमें एनर्जी है, लेकिन अगर मेरा रेफरेंस चेंज हो गया तो इसमें फिर कोई एनर्जी नहीं है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो हमने यहाँ से जो मेहनत लगी हमारी इस पत्थर को उठा के यहाँ ऊपर रखने में, वो मेहनत हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई इस पत्थर में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नोन आल्सो नोन एज द पोजीशन एनर्जी और डेटम एनर्जी। इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस ऑन डेटम। हमने ये सब बात कर लिया है। इस डेटम के रेफरेंस में इसमें एनर्जी है, इस डेटम में रेफरेंस से नहीं है। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी और मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अभी कोई बस चल रही है तो उसमें एक एनर्जी, अगर वो ध्यान से किसी दीवार में या इंसान में टक्कर मारेगी तो उसका दीवार का इंसान का नुकसान हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब वो चलती हुई बस में एक एनर्जी है, वो एनर्जी कितनी है उसका फॉर्मूला से तो आपको याद होगा, नहीं तो डिराइव कर सकते हैं। तो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन क्या होता है, तो दो तरीके हैं इसके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि s की बात हो रही है। तो अज्यूम करते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट से चालू की और फाइनल वेलोसिटी v तक चली गई। तो u को हम 0 पुट कर दें अगर, तो a की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2s। तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो आ गया m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। तो ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वर्क डन है। जो वर्क डन है वो किसी भी बॉडी में, सॉरी, जो वर्क डन है वो कैसे स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो इस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। बस।
अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जिसके ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल आपके बेस्ड होते हैं। इट स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो सीधा सीधा क्या बात कर रहे हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, उस फोर्स लगाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, तो जो नेट फोर्स एक्ट हुई है उसमें, उस बॉडी पे, वो बराबर होगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और जो चेंज इन फोर्स है वो इक्वल होता है वर्क के भी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये जो प्रिंसिपल है बिटवीन वर्क एंड एनर्जी का रिलेशन है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। मतलब कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ मेहनत करोगे या फोर्स लगाओगे या एनर्जी स्पेंड करोगे, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी, तो जितना वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है डेल्टा है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, कोई बॉडी अगर अपना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है तो वो वर्क डन बाय द बॉडी हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ये नुआंस है जो हम समझेंगे। इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं कि सिंपल सा है कैसे निकल के आता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, न्यूटन का, F इक्वल टू एम ए जो है सॉरी एम जो है डी वी बाई डी टी इंटू ए। डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इंटू सॉरी एम, ए की वैल्यू से लिखा है इंटू एम होगा ये सब, और डी एस बाई डी टी जो है एम वी होता है, तो ये हो गया एम वी डी वी अपॉन, तो फोर्स जो है एम वी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डी टी को इधर लेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डी टी इज इक्वल टू एम वी डी वी। एम तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किया तो एफ इंटू डी टी, ये सॉरी डी टी कैसे आ गया, डी एस होगा ना, डी एस अपॉन डी टी को तो वी लिख दिया, तो ये जो वैल्यू है ये बचा है डी वी अपॉन डी एस। हाँ, तो इसका लिमिट होगा 0 टू एस, कि भाई 0 डिस्टेंस से एस डिस्टेंस तक गया, और जो वी वेलोसिटी है जो वो यू से फाइनल वी तक चेंज हुआ, तो डी एफ तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो डी एस का इंटीग्रल एस हो गया, स्मॉल एस फ्रॉम लिमिट 0 टू कैपिटल एस इक्वल टू एम इंटू वी का इंटीग्रल क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 0 यू टू वी, तो ये हो गया एफ इंटू एस इज इक्वल टू एम बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमने बात किया था, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारी, सपोज एक बॉडी है जो यू वेलोसिटी से जा रही है, उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यही इसी कॉम्पोनेंट में वर्क डन है, हाफ एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यही आ गया। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है। तो बुलेट ऑफ मास 81 ग्राम मास दिया हुआ है हमको बुलेट का, 81 जी इज इक्वल टू 0.081 केजी, ऐसा ही यूनिट में लिखेंगे। वेलोसिटी दिया है इनिशियल 300 मीटर पर सेकंड का, इस फायर इनटू ब्लॉक ऑफ वुड एंड इट पेनिट्रेट्स अप टू डेप्थ 10 सेंटीमीटर, तो एस डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर तक गया है, 0.1 मीटर तक गया है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। If the bullet moved with the same velocity by fired into similar piece of wood 5 centimeter with what velocity would it emerge? Also find the force of resistance, assuming it to be uniform. तो ये न्यूमेरिकल हमने दूसरे प्रिंसिपल से भी किया है, अब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो हो गया मेरा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल जो है 10 सेंटीमीटर, तो जो मेरा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये तो निकालना है, ये तो निकालना है सॉरी, और ये जो वर्क डन कितना है ये भी हमको नहीं पता है, चलिए तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा की ई निकाल देंगे अगर, तो डेल्टा की क्या होता है, एम बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमको वी पता है, यू पता है, एम पता है, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितना आएगा, 0.081 अपॉन 2 इंटू वी जो 0 है, और ये माइनस का यू कितना 300 स्क्वायर, और इसको इक्वल रख देंगे हम यहाँ इसके, क्या है ये रेजिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल है 0.1 मीटर, तो यहाँ से एफ निकल आएगा, ये इस रिलेशनशिप से एफ निकल आएगा जो कि निकल के आता है, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब एफ जो है नेगेटिव है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फोर्स है तो नेगेटिव एक्ट करेगी, तो ये आ गया 36,450 न्यूटन। तो यहाँ से एफ आ गया, तो एफ आने से वर्क डन आ गया। वर्क डन कितना होता है, ये एफ इंटू एस, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 मतलब एक जीरो कम हो गया, तो ये हो गया सॉरी, वर्क डन निकालना है हमको सेकंड केस में, सेकंड केस का वर्क डन निकालेंगे तो उससे हमारा फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वहाँ से। तो सेकंड केस का वर्क डन अज्यूमिंग द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस रिमेंस द सेम, तो यह 36,450 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 0.05 है दूसरे केस में, मीटर 5 सेंटीमीटर जब बोर्ड में फायर किया, तो यहाँ से वर्क डन आ गया 1822 जूल या न्यूटन मीटर बोल दो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन है 1822, यहाँ से हमको u पता है, v निकालना है, m पता है, सब सॉल्व कर लेंगे तो v आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सब उसे एक अलग तरीका है ये सॉल्व करने का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करके। तो हमने पहले निकाल अज्यूम किया कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस F है, वो डिस्टेंस D जो बुलेट ने कितना काम किया उस ब्लॉक ऑफ वुड पे 10 सेंटीमीटर तक उसको मूव किया, या 10 सेंटीमीटर उसके अंदर गया, तो यहाँ से हमने वर्क डन का एक रिलेशन निकाला।
फिर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब जो बुलेट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पहले बुलेट से निकली थी तब जी कुछ यू वेलोसिटी से निकली थी और फाइनल वेलोसिटी 0 पे जाके खत्म हो गई। तो उसका डेल्टा के ही निकाला हमने, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमने निकाला कि रेजिस्टेंस फोर्स कितना है। रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ से हमारा निकल के आया 36,450 न्यूटन नेगेटिव का। अब इतना ही काम, अब बात वो बोल रहा है कि अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, मतलब फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है जब हमने उसको 5 सेंटीमीटर वाले लकड़ी में भी दागा गोली को। तो अज्यूमिंग की फोर्स उतना ही है, लेकिन अब डिस्टेंस बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वुड के अंदर, तो वुड ने कितना काम किया बुलेट को रोकने के लिए। तो दिस इज द वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर वुड ऑन द बुलेट। ये 1822 जूल इतना वर्क काम किया। ये वर्क की वजह से जो बुलेट ने जो काम सॉरी वुड ने जो काम किया 5 सेंटीमीटर को वुड प्लैंक ने जो काम किया उसकी वजह से बुलेट का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई की है। तो कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी, v² - u² * m/2। अब हमको यहाँ से mv और m और u की वैल्यूज पता है, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली 212, इसका कुछ डेसिमल भी आएगा 0.13 या कुछ मीटर पर सेकंड। तो सोचने का ढंग है, आप सेम न्यूमेरिकल को दो तीन तरीके से भी कर सकते हैं। ये सेम न्यूमेरिकल इसीलिए मैंने सेम न्यूमेरिकल लिया है, तीन तरीके से सॉल्व किया। एक ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया, फिर हमने डीएल नंबर्स प्रिंसिपल से सॉल्व किया, फिर हमने वर्क एनर्जी मेथड से सॉल्व किया। अब बात करते हैं वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड की। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है। Principle of virtual work states that for a system in equilibrium, the total virtual work done by all external forces is zero for any virtual displacement. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जब स्पेसिफिकली चलिए पढ़ लेते हैं, लिखा ही है। Its applications include analyzing the equilibrium of rigid bodies, determining forces in mechanical systems and trusses, and calculating deformations in structures, especially for statically indeterminate ones. तो हमने इसका पिछला यूनिट में या थर्ड यूनिट में जब हमने बात किया था एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, उसमें हमने स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रसेस की बात की थी, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है और उसमें इतने ही अननोन्स हैं जो कि हमारे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो जाएंगे, सिग्मा f इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0। उस टाइम पे भी क्या करिएगा, मैंने बताया था कि कोई कोई ट्रसेस होते हैं अगर जहाँ पे ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड इज वन ऑफ दोस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है, जो हमारे ट्रसेस स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, मतलब कि वो इन इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं मेंबर फोर्सेज या रिएक्शंस, उनको हम वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड से यूज करके सॉल्व करते हैं। So principle provides a way to solve for unknowns without explicitly calculating all forces or support reactions by focusing on a hypothetical infinitesimal displacement. तो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो वर्ड हैं, एक तो हाइपोथेटिकल। तो क्योंकि हमारा ट्रस्ट ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रस्ट है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है तो हिलेगा नहीं, किसी भी जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, लेकिन हम हाइपोथेटिकल एज्यूम कर लेते हैं कि छोटा सा एक माइनर सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस माइनर डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक माइनर वर्क डन होगा और फिर वर्क डन होने से उसमें एनर्जी चेंज होगा, जिसको यूज करके हम ये सपोर्ट रिएक्शंस एंड मेंबर फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। A beam has been loaded and supported as shown। तो ये बीम है, AB लेंथ हो गया 2 4 5 मीटर का, उसके ऊपर दो लोड लगाए 10 और 15 किलो न्यूटन के, यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डिटरमिन द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द सपोर्ट्स। तो एक तरीका तो है सिंपल, आप मोमेंट निकाल लीजिए किसी पॉइंट के अबाउट और उससे सॉल्व कर लीजिए, और एक तरीका है रिएक्शन ये वर्चुअल वर्क का मेथड यूज करके। तो देखिए मैंने इसमें नीचे में क्या डायग्राम बनाया है, मान लेते हैं कि ये इन फोर्सेस की वजह से 10 किलोमीटर 15 और इस और ये इनकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुए हैं एट दीज पॉइंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, ये x2 हुआ है। 15 किलो न्यूटन फोर्स लगी इस बीम पे और उसने इस बीम को x2 से डिस्प्लेस कर दिया। 10 किलो न्यूटन फोर्स ने पॉइंट C को x1 से डिस्प्लेस कर दिया और इस रिएक्शन फोर्स ने y से डिस्प्लेस कर दिया। ये हमारा अजम्पशन है। तो हमने बात किया था हाइपोथेटिकल है, ऑब्वियसली ये पूरा स्टैटिकली डिटरमिनेट है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, पर हम मान लेते हैं कि हुआ है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, सम ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारा d जो है एक्चुअल में तो 0 है, बट अगर नहीं होता 0 तो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन आ जाता। यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, फोर्सेस की वैल्यू पता ही है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, तो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन हो गया उस, और ऑब्वियसली हमको पता है कि वैसा है नहीं, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से हम अपने रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है सम ऑफ वर्क डन होगा बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। तो आर ए ने कितना वर्क किया, आर ए फोर्स लगा, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 0। आप ये 10 प्लस 10 किलो न्यूटन ने फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, x1 दिया, प्लस 15 किलो न्यूटन फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, x2 दिया, प्लस आर बी फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, y दिया, ये और इसको बोल देंगे इक्वल टू 0 है। अब x1 x2 और y तीन अननोन हो गए इस एक इक्वेशन में, इसको एक अननोन की फॉर्म में ले आए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये तीन मतलब बड़ा ट्रायंगल पूरा, और दो मतलब ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनका एक एंगल कॉमन है यहाँ पर। तो देयरफॉर हम यहाँ से निकाल सकते हैं x1 अपॉन y, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 सिमिलर हैं, तो x1 अपॉन y इज इक्वल टू ये लाइन 2 मीटर डिवाइडेड बाय सब ये पूरी लाइन 5 मीटर। तो यहाँ से x1 निकल आया हमारा 0.4y। सिमिलरली ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 3, तो x2 अपॉन y इज इक्वल टू x2 का जो बेस लेंथ है कितना 3 मीटर है, 3 अपॉन 5। तो यहाँ से हमको निकल के आया x2 इज इक्वल टू 0.6y। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया 0, 10 इंटू 0.4y तो ये हो गया 4y, प्लस 15 इंटू 0.6 15 ठीक है 90, तो 9y
अब हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो फोर्सेज हैं 10 और 15 ये नीचे लग रही हैं, इसको हमने पॉजिटिव माना है। तो जो आर ए और आर बी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन भी देखना है। तो आर बी जो है डिस्प्लेसमेंट उल्टा करेगा इन दोनों फोर्सेज की वजह से, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। माइनस आर बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसको उधर ले जाएंगे, वाई से वाई कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर बी आ जाएगा। कितना आ गया? 13 किलोमीटर। अब आपको पता है टोटल वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है 0 है। डाउनवर्ड फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 25। अपवर्ड कितना लग रहा है? 13। तो बच गया कितना? आर ए, ये हो गया 12 किलोमीटर। तो ये था हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ये काम आएगा जो हमारा लिंक सिस्टम की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हुआ। अगर आपकी कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू, बाय।